नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एग्जिट पोल्स आ गए हैं और एग्जिट पोल्स में कुछ बड़ी खूबसूरत चीजें हैं, बहुत सुंदर चीजें हैं। मैंने जिंदगी भर सर्वे किया है तो देख के मेरा दिल खुश हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं कि झारखंड में सीपीएम जो है वो केवल एक सीट पे लड़ रही है, लेकिन एक हमारा एग्जिट पोल ऐसा है जो उसको 3 सीट पर जिता रहा है। तमिलनाडु में तो चलो मान लेते हैं हम कि तमिलनाडु में डीएमके के अलावा जितने भी और पार्टियां हैं उनको कांग्रेस के साथ आप शामिल कर लीजिए तो 17 या 18 सीट हो जाती है, जिसमें से 13 सीटें वो कांग्रेस प्लस लिख के दे रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कुल मिला के 4 सीटें हैं और जी न्यूज एनडीए को 6 से 8 सीटें देने के लिए तैयार है। वो पहले से ही 6 से 8 सीटें दे रहा है। ऐसे ही हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं और एग्जिट पोल में 16 से 19 सीटें जो हैं वो अकेले एनडीए को मिलती दिख रही हैं। ऐसे बीसियों एग्जाम्पल हमारे सहयोगियों ने यहाँ पर निकाल कर मेरे सामने रखा है। सबको पढ़ के समय खराब करने की मुझे कोई खास जरूरत नहीं लगती है। लेकिन एग्जिट पोल्स के साथ ये है कि कभी सही साबित होते हैं, कभी गलत साबित होते हैं। 2004 में पूरी तरह से गलत साबित हुए, 9 में गलत साबित हुए और 14, 19, 2 में लगातार सही साबित हुए हैं। तो अगर इस चक्र के हिसाब से देखें तो 10-10 साल पे चक्र बदल रहा है, तो इस बार गलत साबित होने का मौका है। लेकिन इस बार जो खेल है पूरा, वो थोड़ा अलग दिखाई देता है। अलग इसलिए दिखाई देता है कि 2004 में या 2009 में या 2014 में अभी तक संस्थाओं पर कब्जा नहीं किया गया था। इस तरह के इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते थे और मीडिया भी इस तरह से गोदी नहीं हुआ था। देखिए, स्थिति ऐसी बन गई है कि जनता 2 हिस्सों में बंट गई है। ये हिस्सा उधर भरोसा नहीं करेगा और वो हिस्सा इधर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन जो लोग जमीन पे थे, जो लोग लगातार चीजों को देख रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग इस बात पर भी आश्चर्यचकित हैं कि इस देश के सबसे बड़े पोलस्टर जिनको कहा जाता है, गुप्ता जी को, वो कल तक कुछ और कह रहे थे, आज सुबह कुछ और कह रहे हैं और अब खबर ये मिल रही है कि पुराने ट्वीट्स लगातार मिटा रहे हैं। उससे बड़ी खबर यह आई है कि मतगणना में जो एजेंट हुआ करते थे, जो 17C से मिलान करते थे, उन एजेंट्स को अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी गई है। ये कहा है हमारे आदरणीय कांग्रेस के लोग, ये कह रहे हैं कि उनको अंदर अनुमति नहीं मिल रही है। मामला बड़ा हो रहा है और अब हर मामले की तरह शायद ये भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। ईवीएम की बात हम नहीं करेंगे, जानबूझ के मैं ईवीएम की बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये काम विपक्ष का है। अगर विपक्ष को ईवीएम पे शक था तो 5 साल थे उसके पास आंदोलन चलाने के लिए, 5 साल थे कोर्ट में लड़ने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। आखिरी आखिरी में आप जाएंगे तो कुछ नहीं होना है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े खेल नजर आ रहे हैं, चाहे वो वोटर्स के नंबर का बढ़ना हो, चाहे मतगणना को प्रभावित करने के लिए एजेंट्स को अंदर ना आने देने की बात हो और ऐसी ही बहुत सारी और बातें। तो हमने कहा रिजल्ट जब आएगा तो उस पर बात करेंगे ही। अभी जरा देखें कि अभी ये एग्जिट पोल जो आए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, आज राहुल गांधी ने जिनके बारे में कहा है कि ये बीजेपी का सारा काम है, ये मीडिया मैनेजमेंट का खेल है। कुछ लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और एग्जिट पोल भी डीबी लाइव जैसे बेहद पॉपुलर चैनल ने अपना एक अलग एग्जिट पोल दिया है। कई राज्यों के जो एग्जिट पोल हैं स्थानीय पत्रकारों के या स्थानीय एजेंसियों के, वो इससे पूरी तरह से अलग हैं। तो हमने कहा थोड़ा बात करने, दोस्तों से समझ लें, जान लें कि आखिर हमें इससे कितना खुश होना चाहिए, कितना दुखी होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसके पीछे क्या-क्या खेल हो सकते हैं। शुरुआत मैं कर रहा हूं राजू पारुलेकर से। आप लगातार डेटा को लेकर लिख रहे हैं ट्विटर पर, लगातार कई बार काफी पेसिमिस्ट भी दिख रहे हैं, निराशावादी दिख रहे हैं। क्या आपकी क्या रीडिंग है इन सब चीजों को लेकर? एग्जिट पोल का जितना कुछ आया उसको लेकर आपकी अपनी रीडिंग क्या है? धन्यवाद अशोक जी। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी निराशा की एक वजह है। वो वजह ये है कि ऐसे यानी हर पड़ाव पे चुनाव आयोग ने और बाकी इंस्टीट्यूशंस ने लोगों को निराश करने के लिए हर काम किया, डिसेंसिटाइज करने के लिए काम किए। तो मुझे इस आशंका मुझे सताती है और मुझे लगता है हर किसी को सता रही है जो लोकतंत्र प्रेमी है कि फाइनल जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे उसके साथ कुछ खिलवाड़ की गई है, उसके साथ कुछ खिलवाड़ करी गई है और वो उसके बाद क्या होगा इसकी चिंता मुझे सताती है। अब बात मैं मुद्दे पर आता हूं क्योंकि एग्जिट पोल जब मैंने देख रहा था तो मुझे पहले से मालूम था कि एग्जिट पोल इसी तरह से आएंगे। मैंने कई दिनों से यही कह रहा था कि एग्जिट पोल ऐसे आएंगे, फिर नैरेटिव बनाएंगे। तो प्रशांत किशोर तो बहुत पहले से लोगों ने वोट ही नहीं डाले थे, तब से उन्होंने फाइनल नंबर भी बोल दिए थे जो कल के साथ एकदम मैच हो गए। तो अब सब सब भगवान हो गए हैं, मोदी गिरोह के सभी भगवान हो गए हैं।
तो कोई एक भगवान बचा नहीं उनके पास, सारे भगवान हैं। तो अब मुझे इस बात की चिंता, इतने सारे भगवान मिलकर हमारे भविष्य का फैसला अगर कर रहे हैं, तो हमारे वोट की कोई कीमत है या नहीं? इस बात का मुझे बड़ी चिंता है। और जहाँ तक आपने भी शुरू में कहा, जैसे एलजेपी जैसी पार्टी है, उन्होंने 5 सीटों पर लड़ रही है, उनको 6 दे चुके हैं एक सर्वे में। और ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे कि केरल में 27% एक ने दिया है बीजेपी को वोट्स। अच्छा, तो केरल का बहुत मजेदार है राजू, मैं 1 मिनट रोक रहा हूं और ये तीनों मित्रों को मैं कान में डाल दे रहा हूं, अपनी बातचीत में ले लेंगे कि केरल में हर बार 2-4 सीटें भाजपा को दे दी जाती हैं, 2 से 4, 0 से 3, 1 से 4। ये मुझे याद है पिछले कम से कम 2-3 चुनाव से मैं देख रहा हूं कि ये दिया जाता है विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वो वही होता है जैसे इस बार माही जो हमारे क्रिकेट कैप्टन रहे हैं उनके साथ हुआ कि जब आए तो बहुत तालियां बजी, बहुत शोर हुआ, सब कुछ हुआ। और एक मैच में कहीं फंसा हुआ था तो देखना पड़ा मुझे, तो पहली बॉल पे बोल्ड होके चले गए। तो जब रिजल्ट आता है तो भाजपा पहली बॉल पे बोल्ड यानी 0 नजर आती है, लेकिन हर बार उसको 2 से 4 सीटें दे दी जाती हैं। इस बार 27% वोट दिया गया, 27% इज अ बिग शेयर, मोर देन 1/4। जी राजू भाई कंटिन्यू कर हाँ, दीजिए तो आप। मैं ये बता रहा था सर, ये बिना अगर ये वाकई में है, इसकी यानी प्लस माइनस भी करिए 4-5%, माइनस, प्लस तो हो ही नहीं सकता, माइनस भी करिए तो भी ये रिग होगा। ये इसकी चिंता मुझे सताती है। इसमें मैंने केरल को हम जानते हैं, आप जानते हैं, जो लोग घूमते हैं और जो पत्रकारिता कर चुके हैं वो सब जानते हैं कि केरल क्या है। तो ये सारी बातें देखकर मुझे इस बात का डर लगता है कि ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो बड़ी चिंता की बात है। और दूसरी बात चिंता की क्या है, मैं बताता हूँ अशोक जी, की जो लोग ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो पोल की जो स्टैटिस्टिक्स बना रहे हैं, उनकी भी अपनी करियर है, उनको भी अपनी रेपुटेशन की चिंता तो होगी ना। तो वो किस आधार पर ये सब करने के लिए राजी हो गए, जबकि लोगों के उंगली की स्याही भी नहीं सूखी थी 7वें चरण में। उससे पहले इन्होंने फाइनल नंबर आंकड़े तक बोल दिए थे। बेचारे 57 सीटों पर बिल्कुल। जो लड़ रहे थे उनको क्या बुरा लगा होगा कि हमारी कोई अहमियत ही नहीं है इस लोकतंत्र में। तो ऐसे ठोक दिए इन्होंने। तो इतना आत्मविश्वास अगर कहीं से आ रहा है, तो ये बीच की विधानसभा चुनाव 2014 के बाद 2019 के चुनाव, तो वो पैटर्न जो है वो मुझे डरावना लगता है और वो घोर लोकतंत्र विरोधी है। और ये खास मोदी पैटर्न है और ये अलग टाइप की बात है। सर, जब इंस्टीट्यूशन सब आबाद थे और ये सब गलत हो जाते थे, ये जो चुनाव के जो एग्जिट पोल, वो बात अलग थी। ये गलत होने की बात नहीं है। इन सारे लोगों ने तय किया था, इन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि ये होना है। बस ऊपर से कहा गया था ये नंबर एडजस्ट कर लो, चाहे केरल को 27 दो या 50 दो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। ये तुम्हारी कीमत तय की गई है, या फिर या लोया मॉडल या गोगोई मॉडल तुमको तय करना है। और इसके बाद ये नंबर है उसको एडजस्ट करना है, तो इन्होंने घुमा दिया, नंबर फेंक दिए जहां जो जिसे तुक्का लगा वहां लगा। अब इसका मुझे डर नहीं, इस पे हंसी आ रही है। लेकिन जिन्होंने ये नंबर उनको बोलने के लिए कहे थे, उन्होंने आगे जो खेल करके रखा होगा अगर, तो ये बड़ी चिंता की बात है। ये लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ी खिलवाड़ होगा और ये इस बात की चिंता मुझे दिन रात सता रही है। मुझे लगता है जिनको समझ है उनको सता ही रही है। प्रोफेसर रविकांत जी, आप लगातार यूपी के इलेक्शन को देख रहे थे, आपसे कई राउंड मेरी बात भी हुई और आपने वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक सारे जो वहाँ के समीकरण हैं उनको एनालिसिस करने की कोशिश की और अपनी तरफ से आप लगातार कह रहे थे। लेकिन जो रिजल्ट दिखाई जा रहे हैं एग्जिट पोल पे वो तो कहीं मैच नहीं कर रहे हैं आपके कैलकुलेशन से। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने पहले आंकड़ा दिया था, जो मेरा अनुमान था, उस पे मैं अभी भी कायम हूँ और 4 तारीख तक कायम रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि उसी तरह का रिजल्ट आना है, क्योंकि कोई वजह नहीं है। नरेंद्र मोदी के जीतने का कोई एक फैक्टर मुझे कोई बता दे कि साहब राम मंदिर चला, हिंदुत्व चला या मोदी जी की लोकप्रियता है, उन्होंने रोजगार दे दिया, महंगाई खत्म कर दी। क्या ऐसा कौन-सा फैक्टर है? मैं तो पूरे देश में जानना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश को आप। सामाजिक समीकरणों से जो वो चुनाव जीतते थे, इस बार उनके सामाजिक समीकरण फेल हुए हैं। उससे बेहतर सोशल इंजीनियरिंग इस बार अखिलेश यादव ने की है और जो सबसे लोकप्रिय चेहरा इस समय है, वो राहुल गांधी है। एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो ये वोट में तब्दील होना चाहिए था ना। इस बार नौजवान बहुत तेजी से निकला था नरेंद्र मोदी को हराने के लिए और यही नौजवान 2019 में मोदी को जिताने के लिए निकला था।
तो उस पे उतने सवाल नहीं उठे। मुझे लगता है कि 2019 में जो भी एग्जिट पोल आ रहे थे, उस पे उस समय इस तरह के सवाल नहीं उठ रहे थे जो आज उठ रहे हैं। कोई तो फैक्टर होना चाहिए, ये मैं सवाल पूछता हूँ। भाई जो भी दिखा रहे हैं 300, 350, 400, किस आधार पर वोट मिल रहा है? वो कहेंगे कि साहब महिलाओं का फैक्टर है, तो महिलाएं तो परिवार से ही संचालित होती हैं, महिलाएं कहीं अलग से तो गवर्न होती नहीं है। और मोदी जी की वो महिमा भी अब नहीं रह गई है। उन महिलाओं के भी बच्चे हैं, उन महिलाओं के भी पति हैं जिनकी आमदनी घटी है, उनके बच्चे एजुकेशन से मुक्त हुए हैं, वो भी नौकरी चाहते। तो ये तो सब प्रोपेगेंडा है कि नहीं। देखिए महिला फैक्टर है, अभी वो कहने लगेंगे देखिए माइनॉरिटी ने बहुत वोट किया, माइनॉरिटी महिलाओं ने वोट किया। तो ये सब बकवास है। और उत्तर प्रदेश में मैं अभी भी मानता हूं कि 50 सीटें इंडिया अलायंस को मिलनी चाहिए। कल से मैं भी लगातार चिंतित भी हूं और बात भी कर रहा हूं। मुझे अभी तक कोई ऐसा फैक्टर नहीं दिखा कि जिससे जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसका कहीं थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ते हुए दिखाई पड़ रहा हो। तो जब कुछ है ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं? ईवीएम को मैं तो इसलिए नहीं अभी मानता हूं कि ठीक कहा राजू जी ने कि ईवीएम का मसला है तो वो विपक्ष को देखना चाहिए। लेकिन जो लोग वोट करने के लिए जा रहे थे, जो उनके कंसर्न थे, जो लोग बोल रहे थे, वो कुछ और है और एग्जिट पोल कुछ और कह रहे हैं। तो इसलिए मुझे कोई यकीन नहीं है। मैं अभी भी मुतमईन हूं कि ये एग्जिट पोल बकवास साबित होंगे और जो नतीजे आएंगे वो नतीजे ठीक होंगे। हाँ, जितनी बेईमानी इन्हें करनी थी, अब वो आ रहा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके पास एजेंट नहीं बैठेंगे। इसके लेकर के विपक्ष को अपना काम करना चाहिए, मुस्तैद होना चाहिए। और एग्जिट पोल तो इसी के लिए है कि आप हौसला तोड़ दें। पहले हम सब लोग जो भी एनालिसिस कर रहे थे, हम लोग अपने से ही पूछें कि हम लोगों को अब उतना हौसला बचा है कि नहीं बचा है। सच बात यह है कि हौसला बहुत कुछ टूटा है। तो जो वर्कर है, जो पार्टी के लोग हैं, उनका पूछिए उनका क्या हो रहा होगा। मुझे लगता है कि ये वक्त जो है वो हौसले को बचाए रखने का है और आखिरी समय तक निगाह रखने का है। हम लोग अपने ढंग से निगाह रख रहे हैं और जो पार्टी का वर्कर है उसे अपने ढंग से निगाह रखना चाहिए। और खेल तो हो ही रहा है। कल मुझे एक खबर मिली थी कि जो बैरिकेटिंग्स लग रही है मतगणना केंद्र से, वो 150 मीटर दूर तक लग गई, ताकि जो समर्थक है वो पहुंच न सके, अंदर क्या चल रहा है ये उसको पता ही नहीं चले। तो कौन सी गिनती हो रही है? ऐसे कभी चुनाव होते थे क्या? सारा खेल जो चुनाव आयोग कर रहा है। और कल जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया कि 150 डीएम को बाकायदा अमित शाह ने हड़काया है, तो पहले उनको धमकाया, ठीक 1 घंटे बाद एग्जिट पोल आ गए, तो वो भी बेचारे धमक जाए किसी तरीके से, खामोश बैठे, जो उनको कहा जा रहा है वो करे। असली खेल अब यहां है। लोगों ने वोट दिया है, इंडिया अलायंस को दिया है। उत्तर प्रदेश में तो मैं बहुत मुतमईन हूं और देश के दूसरे हिस्सों में भी दिया है। मैं केरल को भी बकवास मानता हूं जहां आप इतना वोट पर। उत्तर प्रदेश में बीएसपी को 14% वोट दे रहे हैं, जो जिसने सबसे ज्यादा आंकड़ा दिया है न्यूज 24 में। और बीएसपी पिछले विधानसभा चुनाव में 14% नहीं थी। इस बार हालत यह है कि 50% जो वोटर है वो संविधान की वजह से इंडिया अलायंस की तरफ गया है। तो ये 14% बरकरार ही रहा। कि कौन सा आंकड़ा निकाल के ला रहे हैं? मुझे लगता है कि इसको लेकर के लोगों को समझना चाहिए कि ये बिल्कुल अपनी तरह से बनाया गया है। वो जो ठीक कहा राजू जी ने कि आपको आंकड़े दे दिए गए हैं, अब आप कैसे उनको उस एग्जैक्ट फिगर में लेकर के आएंगे। 350 से कम नहीं रखना है और 400 तक पहुंचाना है, तो कैसे आप पहुंचाएंगे? आप मायावती को चाहे 14% वोट दे दो, 18 दे दो, चलेगा। सीट एक भी ना दो, वो सारी सीटें आप उठा करके एनडीए को दे दो। ये सब चल रहा है और मैं समझता हूं कि ये निहायत बकवास है। निगाह रख रही है 4 तारीख तक। चुनाव आयोग कोई खेल नहीं करता है। प्रशासन को अगर डराया नहीं जाता है, लोग अगर मुस्तैद रहते हैं, तो नतीजे वही आएंगे जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उससे प्लस माइनस 5-10 हो सकता है, लेकिन इस तरह का तो आंकड़ा कतई नहीं आने वाला
राकेश भाई, आप ट्वीट कर रहे थे कि गुप्ता जी जो कल शाम तक जो है अलग बात कर रहे थे, कल नहीं, अब तो परसों शाम तक कहेंगे हम, परसों शाम तक अलग बात कर रहे थे। पब्लिकली जब चैनल पर आ रहे थे तो भी ये नहीं कह रहे थे कि नहीं, एनडीए भारी बहुमत से जीतने जा रहा है, या इस तरह की कोई बात कर रहे थे। अब उनके पोल में छिंदवाड़ा भी कांग्रेस हार रही है, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। अशोक भाई, क्रमशः आते हैं। जो मैंने कल लिखा था शाम को, वो मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं कि जितने बड़े जो पोलस्टर हैं, ये सारे लोग 31 मई की शाम तक 250, 255, 270 से नीचे ही एनडीए को, बीजेपी को और एनडीए को रखे हुए थे। प्रदीप गुप्ता कह रहे थे कोई लहर नहीं है देश में, बिल्कुल कोट अनकोट प्रदीप गुप्ता का कहना यह था, एक्सेस माई इंडिया वालों का, कि किसी राज्य में किसी की लहर है, बगल के राज्य में दूसरे की लहर है। यानी देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी किसी की लहर नहीं है, ना इंडिया की, ना एनडीए की, न मोदी की, न राहुल गांधी की। हमने मान लिया। अब आती है तारीख 1 जून, तो ये सारे लोग यही बात कर रहे थे। 1 जून को शाम को निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक 6:30 बजे 6:40 से पहले आपको एग्जिट पोल नहीं दिखाने थे। 8 राज्यों में मतदान चल रहा था 57 सीटों पर। 57 में से कम 27 सीटें ऐसी होंगी, 7 ऐसी होंगी, मैं कह रहा हूं 3 सीटें ऐसी होंगी जहां पर मतदाता मतदान केंद्र की परिधि में आ गए होंगे, कतार में लगे होंगे, उनको टोकन मिल गया होगा, तो वे निर्धारित समय सीमा के बाद 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक भी वोट डालने की पात्रता रखते होंगे, वोट डाल रहे होंगे। बहुत से मतदान केंद्र ऐसे होंगे जहां पर 5:30 बजे, चलिए 7:30, 8:30 भी छोड़ देते हैं, 5:30, 6:30 बजे तक तो वोट डाल ही रहे होंगे। सागरिका घोष ने पूछा है प्रदीप गुप्ता से, जो टीएमसी के सांसद हैं, कि हमारे बंगाल में 9 सीटों पर देर शाम तक तो वोटिंग हो ही रही थी, आपने कैसे कंपाइलेशन कर लिया? ये आपका टेबुलेशन कब हो गया, कब चार्ट बन गया कि मतदान खत्म होने से पहले बंगाल का आंकड़ा भी आपके पास पहुंच गया और टेलीविजन पर दिखना शुरू हो गया 6:30, 7:30 बजे के बीच में? अब इसमें थोड़ा और साइंटिफिक, आप तो बहुत लंबे अरसे तक सरकारी, देश की सबसे बड़ी एजेंसी में काम कर चुके हैं, सर्वे करने वाली, अब थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं। हम भूल जाते हैं कि 31 मई को वे क्या कह रहे थे और 1 जून को पलट गए एकदम। वो भी ऐसा वैसा नहीं पलटे, 100 सीटें बढ़ा दी सबने। जो 250 पर अटके थे वे 350 और 400 पार करा रहे हैं। अब व्यावहारिक पक्ष पर आते हैं। 543 संसदीय सीटें हैं हमारे देश में। एक क्षेत्र में कम से कम 2000 से लेकर अधिकतम 2500 बूथ होते हैं। अगर हम 2500 को मानकर चलें तो 13,57,000 सर्वेयर चाहिए एक बूथ पर, एक सर्वेयर के लिए। क्या आपने पूरे संसदीय सीट में हर बूथ पर एक सर्वेयर भेजा है? हम उसको भी आधा कर देते हैं। सैंपल राकेश भाई, सैंपल होता है 20%, हम उसी पर आ रहा हूँ, मैं 50% पर आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ सर, उसी पर आ रहा हूँ। हम उसको 50% लेकर आते हैं तो फिर आपको कितने लोग चाहिए? 6.5 लाख लोग करीब चाहिए। 2000 या 2500 बूथों में से अगर 1000 या 1250 बूथों पर कोई सर्वेयर गया होता तो संसदीय क्षेत्र में दिखाई देता। अब मेरा प्रश्न है द क्रेडिबल हिस्ट्री के दर्शकों से और आप सब महानुभावों से, आपने अपने पूरे जीवन में आज तक किसी सर्वेयर को देखा है? किसी सर्वेयर ने आपसे आकर प्रश्न किया है? मुझे भी जिंदगी हो गई, 60 साल का हो गया हूं, वोट डालते डालते कम से कम जाने कितने सालों से सर्वे हो रहे हैं, मतलब जब बालिग होने के बाद से वोट डालते हुए और जब से सर्वे शुरू हुए हैं, मैंने अपने जीवन काल में किसी सर्वेयर को नहीं देखा, पत्रकार होते हुए नहीं देखा। तमाम मतदान में ड्यूटी की, सरकारी नौकरी में था जब पत्रकार होने से पहले, और बतौर पत्रकार कवर किया, मुझे कोई सर्वेयर आज तक नहीं दिखा। एक और व्यावहारिक पक्ष जो दिग्विजय सिंह ने उठाया है, उन्होंने ट्वीट किया है, बड़ी मजेदार बात है अशोक भाई। मैं उसी पर आ रहा था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप बताइए, फिर उस पर बात करते हैं। जी राजू भाई, देखिए राजगढ़ संसदीय सीट जो है वो 3 जिलों में फैली हुई है, गुना, राजगढ़, आगर मालवा। अब आप सोचिए, आगर मालवा का सुसनेर क्षेत्र है, मैं खुद गया हूं, राहुल गांधी जब वहां भारत जोड़ो यात्रा से निकले थे, उसके 2-4 कदम दूर तो राजस्थान आ जाता है। और अभी राजगढ़ संसदीय सीट पर रिपोर्टिंग करते समय मैं खुद सुदूर चलते चलते पहुंच गया था। मुझे मेरे साथियों ने बताया कि ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है, इसके पीछे झालावाड़, राजस्थान का। 3 जिलों में फैला हुआ है। एक ही दिन मतदान हुआ था पूरे संसदीय क्षेत्र में। कोई सर्वेयर अगर
कितनी बड़ी टीम लगी होगी। अगर आपने एक संसदीय सीट पर करना चाहा जो 3 जिलों में फैला हुआ है, तो दिग्विजय सिंह के मुताबिक 100 सर्वेयर तो चाहिए। वे 100 सर्वेयर कहीं तो दिखे होंगे, किसी को तो दिखे होंगे। कोई मतदाता तो बोलता कि मुझसे पूछा था। और एक टीम यहां से भागकर दूसरी जगह पहुंच नहीं सकती, हम खुद नहीं पहुंच सके थे एक जगह से दूसरी जगह तक, तो ऐसा कैसे सर्वे हुआ था। बाकी आंकड़े आप खुद बता चुके इंट्रो में। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कितने हरियाणा, इतने सारे क्षेत्रों में निर्धारित संख्या से ज्यादा सीटों पर जीता हुआ दिखा रहे हैं। उतनी सीटें नहीं है वहां, सीटें भी हैं तो वो पार्टियां उतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं। एक सीट पर लड़ रही है CPIM, आप उसको 3 सीटें दिखा रहे हैं झारखंड में, वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रही वहां पे। तो ऐसे सर्वे को मैं समझता हूं लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए, मतगणना से पहले एक माहौल बनाने के लिए, लोगों के दिलो दिमाग में आंकड़ा बिठाने के लिए ये सब किया जा रहा है, जो शुरू से किया जा रहा था। अब की बार 400 पार का नारा भी इसी परिप्रेक्ष्य में है। और इससे भी थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूं, रविकांत जी, आपको भी याद होगा कि अमित शाह ने एक बार कहा था हम अगले 50 साल राज करने वाले हैं। जिन्होंने 55 साल राज किया उन्होंने तो अपने मुंह से कभी नहीं कहा था कि हम 50 साल राज करने वाले हैं। तो ऐसी कौन सी इनके पास कोई अलादीन का चिराग इनको मिल गया है, ऐसा कौन हकीम लुकमान की दवा इनको मिल गई है कि अगले 50 साल की गारंटी ले रहे हैं, सीटों की गारंटी भी बता देते हैं। हम ईवीएम पर शक नहीं कर रहे, लेकिन ये पूरा चुनाव जिस तरह से लड़ा गया, ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। विपक्ष के खाते बंद थे, उनके पास चेक जारी करने के लिए पैसा नहीं था, निर्वाचन आयोग धृतराष्ट्र बना बैठा था, मुख्य धारा का मीडिया खुद गठबंधन में शामिल था, एनडीए में, ईडी, CBI, NIA, IT सब मिलकर सरकार के साथ चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद अंतिम चरण में यह आंकड़ा परोस दिया गया है। अब देखना होगा कि जनता ने फैसला करने से पहले एक अंतिम बात अशोक भाई करना चाह रहा हूं, यही बात खत्म करूंगा। क्या यह संभव है कि वे लोग जो इस तरह का मानस बताते हैं, वोट की जानकारी देते हैं, वे सिर्फ सरकार समर्थित मीडिया को ही सच बताते हैं, बाकी जो समानांतर मीडिया है उसे हमेशा बरगला देते हैं वे? क्या हमेशा ये संभव है कि वे ही 6 लोग सही साबित हों, बाकी के 14 लोग हम लोग गलत साबित हो जाएंगे 20 में से? अंतिम बात ये कि आपने पुराने गिनाए 2004-9, मैं तो अभी की याद दिला देता हूं सर, नवंबर 2023 में, अरे नहीं सर, कर्नाटक छोड़िए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बताइए एक्सेस माई इंडिया के अलावा एक भी एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहा था? 90% एग्जिट पोल कह रहे थे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राजस्थान में कड़ी टक्कर है, कोई भी बना सकता है। यहां तो 66 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस, 100 सीटों का आंकड़ा। उनके एग्जिट पोल में तो कांग्रेस को 150 सीटें मिल रही थी, 160 मिल रही थी, 66 पर सिमट कर रह गई। अभी नवंबर में भी सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए, अकेले प्रदीप गुप्ता का सही साबित हुआ। तो हम नहीं जानते कि कल वाले एग्जिट पोल का क्या होगा, क्या हश्र होगा। क्या हम सब लोग हमेशा ही गलत साबित होते रहे? जो लोग फील्ड में जाकर काम करते हैं, पूरे पैरेलल मीडिया के लोग और साधारण लोग, वे सब लोग गलत साबित हो जाएंगे। मैं एक बात करूं राकेश भाई, आप डेटा की बात कर रहे थे, वो बात करना जरूरी है जी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि सैंपल 10% का हो। 10% का सैंपल कभी 80% के सैंपल से भी बेहतर हो सकता है, चूंकि सैंपलिंग मैं जानता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है उसका रिप्रेजेंटेटिव होना। मैं अभी अपने दफ्तर में इन लोगों से बैठ के बात कर रहा था कि मान लो कोई बंदा आए, उसको हमारे ऑफिस से किसी एक आदमी का सिर्फ सैंपल लेना हो और मेरा सैंपल लेके चला जाए, 2 लोगों का लेना हो, मेरा और मेरे कंटेंट एडिटर का लेके चला जाए, दूसरा है जो दोनों हमारे वीडियो एडिटर्स हैं उनका लेके चला जाए, तीसरा जो हमारे ड्राइवर और हमारे साथ चाय पानी का काम करते हैं उनका लेके चला जाए, सारा गलत हो जाता है, वो एक तरफा हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। स्ट्रेटिफिकेशन होता है, पॉपुलेशन को अलग स्टेटा में बांटा जाता है, उनसे रिप्रेजेंटेटिव लिया जाता है। अगर कोई नहीं जवाब दे रहा है तो उसको शिफ्ट किस पर किया जाए, उसी के जैसे स्टेटा से शिफ्ट किया जाए। सैंपलिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा खेल है। वो ऐसा नहीं है कि हम राह चलते 50 लोगों से बात कर ले। आप मेरे शहर देवरिया में चलें, एक ही मोहल्ले में घुस जाएं जहां सारे ब्राह्मण रहते हो, वहां सर्वे करके आ जाएं, या ऐसे मोहल्ले में जाएं जहां दूसरी जाति के सारे लोग रहते हैं, वहां सर्वे करके जाएं, नंबर एक ही होगा लेकिन रिजल्ट सारा पलट जाएगा।
तो मैं मेट्रोलॉजी उनकी क्या है, चूंकि भारत में कोई भी सर्वे एजेंसी जो चुनाव का सर्वे करती है वो अपनी मेट्रोलॉजी को ठीक से कभी नहीं बताती है कि हमारी मेट्रोलॉजी क्या थी। मोटा मोटा बता देंगे इतने सैंपल लिए, इतने लोग थे, इतने थे, लेकिन आपकी मेट्रोलॉजी क्या थी, आपने स्ट्रेटा कैसे सेलेक्ट किया, अपने आपने सैंपल को कैसे रिप्रेजेंटेटिव बनाया इस पर कभी बात नहीं होती। और इस बार के सर्वे में राजू भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, जो सबसे मजेदार बात मुझे लग रही है, ऐसा लगता है एक मिनिमम बेंचमार्क तय कर दिया गया। इसके पहले भी हमने सर्वे देखे हैं, जैसे चाणक्य है, चाणक्य हमेशा एक्सट्रीम सर्वे करता है, एक बार सही साबित हुआ, उसके बाद कभी साबित नहीं हुआ। तो चलो मान लिया कि उसने सॉरी 400 सीटें दे दी, लेकिन चाणक्य ही है जो राजस्थान में 33 सीटें दे रहा है। तो इस बार एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि एक मिनिमम फिक्स किया गया कि नो वन विल गो बिलो 360। कोई भी 360 से नीचे मुझे ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा होता नहीं है, चाहे 2004 का सर्वे याद करो, 9 का सर्वे याद करो, डिफरेंस होता है क्योंकि सबकी टेक्नोलॉजी अलग होती है, सबके डेटा अलग होते हैं, सर्वेयर अलग होते हैं, तो डिफरेंस होता है। कोई एक सर्वे एजेंसी ब्लैक शीप साबित होती है, जैसे भाई बता रहे थे अभी मध्य प्रदेश में सारे उनको दे रहे थे, लेकिन सी वोटर का थोड़ा अलग था और सी वोटर सही साबित हो गया। कई बार ये होता है कि कम से कम एक अलग होता है, भले वो गलत साबित हो जाए। इस बार का मैं देख रहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई भी सर्वे ऐसा नहीं है जिसमें स्लाइट डिफरेंस भी है, वो सब एक ही है। ऐसा लग रहा है एक ही सर्वे, अच्छा तुम 5 कम कर लो, अच्छा मैं 5 बढ़ा लेता हूं, अच्छा तुम 2 कम कर लो, मैं 4 बढ़ा लेता हूं। ये ऐसा लग रहा है कि एक टेबल पे बैठ के एडजस्टमेंट किया गया है, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसका कोई दोष आता है तो मेरे ऊपर आए। ये 17-18 साल के अपने सर्वे के अनुभव से कह रहा हूं कि आप किसी इलाके में 5 टीमें भेज दीजिए, इतना एक जैसा रिजल्ट नहीं आता है। और हिंदुस्तान जैसा देश, जब राकेश पाठक जी बता रहे थे इतने बूथ होते हैं, तो मैं अपने जीवन की एक घटना याद कर रहा था। एक मित्र से मैंने वादा कर दिया, ग्वालियर में गुड़ागुड़ी के नाका के आगे एक बूथ था, और बोला मैं सुबह सुबह आपको छोड़ दूंगा, तो कितने बजे जाना है? तो उसने बोला कि मुझे 5 बजे पहुंचना है। तो मैंने कहा 4 बजे निकलेंगे, 5 बजे छोड़ देंगे। 3 बजे उसका फोन आया कि मैं तैयार हूं, आप कहाँ हैं? 3 बजे रात को। और 3 बजे रात को राकेश भाई गर्मियों में मैं लेके निकला, और वहां पहुंचते पहुंचते 5:15 बज गया। ये ग्वालियर शहर के आसपास की बूथ बता रहा हूं, बाकियों की तो बात छोड़ दीजिए। हमारे साथ तो कितनी बार ये घटना हुई कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे सर्वे करने गए और उसी नाम के गांव में राजस्थान में पहुंच गए, और जब सर्वे शुरू कर दिया मालूम चला कि ये गांव तो राजस्थान का है। तो कितना वैरिड है हमारा देश, कितना मुश्किल है यहाँ इलाकों में पहुंचना, वो तो हम जानते हैं। सारे सरकारी साधन के बावजूद कई बार सुबह 6 बजे निकल के रात के 8 बजे गांव में हम पहुंचे हैं। खैर, तो ये जो प्लानिंग लग रही है, ये जो पूरा दिख रहा है कि एक जैसा सर्वे है, महाराष्ट्र को अगर हम केंद्र में ले लें, महाराष्ट्र पे लगातार आप भी बोलते रहे, बाकी लोग बोलते रहे, तो वहां बीजेपी को अच्छी खासी सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन जो टूट के शिवसेना गई है, जो टूट के शरद पवार से गए हैं, उनको सब बहुत नीचे लेके आ रहे हैं। ये पूरा खेल कुछ आपको समझ में आ रहा है? अशोक भाई, एक सवाल मेरा भी जोड़ ले दिया। राजू भाई, मेरी एक जिज्ञासा है। कहीं हम देख रहे थे किसी एक दो चैनल के सर्वे में, महाराष्ट्र में अदर्स को 16% दिखा रहे हैं। ये अदर्स कौन से हैं? क्योंकि दो गठबंधन तो बहुत स्पष्ट है वहां, तो ये अदर्स 16% कौन से हैं जी? अदर्स 16% के मैं जवाब पहले देता हूँ। वो वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीए प्रकाश आंबेडकर साहब की, तो उसको दे रहे हैं, वो एक बात है। लेकिन मैं या अशोक जी के प्रश्न पे आता हूँ पहले कि सर ये बात तो स्पष्ट है करीब करीब कि जितना अनुभव है फील्ड का, ग्राउंड का और इस देश का, जो भी अनुभवी व्यक्ति होगा वो ये मान लेगा कि ये सर्वेस इतने यूनिफॉर्म बनाए गए हैं, एक देश एक सर्वे टाइप्स, एक देश एक नेता एक इलेक्शन एक सर्वे, ये सब है इसमें, ये पता चलता है। चुटकुला बताने के लिए एक ये भी बताऊंगा कि सीपीआईएम वाले सर्वे वाले के पास गए और 2 सीट और लड़े क्या, हम ऐसा भी पूछे उनको, हमको 3 दे रहे, हम एक ही लड़े, हम गलती होगी क्या साहब? तो ये भी बात है। तो ये सर्वे की दो वजह है जो सर्वे के लिए ये जो निष्कर्ष निकाले गए वो निकाले गए होंगे, और ये सारी एजेंसीज इसलिए ये काम कर रही है, और किसी के कहने पे कर रही है तो स्पष्ट है, इस पे इसके लिए कोई हाथ कंगली को आई ना क्यों। तो बात यह है सर कि एक तो साइकोलॉजिकल दबाव, और 2 दिन पहले जो सरकारी मशीनरी है उसको तनाव में रखने के लिए ये सर्वेस बनाए गए इस तरह से, और उसको इस नंबर के नीचे नहीं आना है ये बताकर दबाया दिया गया। एक बात ये हो सकता है, लेकिन ज्यादा गंभीर जो बात है वो मुझे आगे लगती है। हो सकता है कि चुनावों के नतीजों पर
किसी ने विदेश में देश में ऐसा काम किया हो कि अब ये जो सत्ता में हैं दो लोग मेनली, यानी उनकी पार्टी के भी हम पकड़ते नहीं है, दो लोग जो है वो उनको साध्य साधन सुचिता कुछ भी नहीं, वो दल नहीं चला रहे, राजनीतिक दल नहीं चला, वो गिरोह की तरह काम करते हैं। तो उन्होंने कोई सुचिता रखनी नहीं है, तो उनको जो परिणाम मालूम है जो निकालने हैं, और वो उसके हिसाब से उल्टी गिनती में वो नैरेटिव बनाने के लिए इनको अपॉइंट किए हैं। ये डेंजरस है। मुझे ये इस बात की फिक्र है कि अगर ऐसा होता है तो एक देखिए फिल्म आई थी एक फिल्म आई थी राजू भाई, मुझे नाम नहीं याद है, शायद अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है या इस तरह की यही कोई फिल्म थी, जिसमें क्या था कि खबरें पहले कर दी जाती थी। जैसे मान लीजिए हाँ हाँ बता हाँ दिया हाँ गया कि यहाँ यहाँ हत्या होगी, तो हत्या जाके पहले कर दी जाती थी ताकि उसकी खबर सही साबित हो। तो जी। मतलब ये जो उल्टा प्रोसेस हो जाता है कि खबर होगी फिर तो रिपोर्ट करेंगे, नहीं पहले नहीं, रिपोर्ट और तैयार सर करेंगे, उसी उसमें दिल्ली हिसाब एक से दिल्ली खबर टाइम बना लेंगे। अशोक भाई, दिल्ली टाइम्स भी थी, उसमें एडिटर जो था हाँ, जितेंद्र, बाद में आई थी वो, वो हाँ। खुद हत्या कर, नहीं बाद में वो एडिटर ही था, वो हत्या करके खबर बनाता था, हाँ, हम्म। तो जहां यहाँ तक भी मुझे ऐसा दिल्ली ही है, टाइम्स का। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये एडिटर नहीं है बस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर, लेकिन एक बात मैं ग्राउंड की बताता हूँ, ये झूठ क्यों है एग्जिट पोल, इसकी वजह बताता हूँ सर। 303 सीट बीजेपी की आई थी जब 2019 की बात है, हाँ, और जब पुलवामा हुआ था और मोदी जी की प्रतिमा ठीक ठाक थी तब, और लगते थे कि वो चुनाव के लिए एक करिश्माई नेता है बीजेपी के पास। हालांकि वो 303 पर मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन उस पर मैं अब जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो बात हो गई है और मैं लिख चुका हूं उस पर। बात यह है कि उसके बाद 5 साल गुजर गए, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर बढ़ गई है। गांव में, अब महाराष्ट्र में हम घूमते थे, या भारत में मैंने देखा, बिहार में देखा, लड़कों की शादियां नहीं हो रही है, क्योंकि शादियां नहीं हो क्योंकि रोजगार नहीं है उनके पास। तो ये छोटी सी बात, और महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करती, कितनी सारी चीजें। मोदी का कोई करिश्मा नहीं है सर, और मोदी कोई फैक्टर ही नहीं है इसमें कि लोगों को अपने जीवन के, डे टू डे जीवन की जो समस्याएं हैं उससे लड़ रहे हैं, और लोग एक फ्रेश एयर, यानी एक खुली हवा के में सांस लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी लेने के बाद और इतनी प्रतिमा आपकी गिर जाने के बाद और इक्वालिटी इतने बढ़ने के बाद आपको सीटें 400 हो जाएगी 303 की जगह, ये मुमकिन ही नहीं है सर। यानी कौन सा फैक्टर, और अगर इतना आत्मविश्वास के साथ कोई कहता है तो धोखाधड़ी के सिवाय कोई इसके पीछे वजह नहीं हो सकती। तो हमारे लिए ये चिंता का विषय है, 4 के बाद हम क्या कर सकते हैं इस पर, अगर ऐसा ही होता है तो। डॉक्टर साहब, इस बार जिन लोगों ने सबसे बोल्ड इलेक्शन लड़ा है देश भर में, वैसे तो पूरे विपक्ष ने बहुत बोल्ड इलेक्शन लड़ा है, लेकिन अखिलेश को मैं मतलब स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि शुरू से बहुत बोल्ड इलेक्शन लड़ा है, चाहे वो पीडीए की बात हो, चाहे गठबंधन की बात हो, चाहे सीधे चुनौती देने की बात हो। और ये जो आया है इसके बाद निश्चित तौर पे, जैसे आपने कहा कि अब हम लोगों के अंदर थोड़ा सा टूटा है, तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा तो होगी होगी। तो किस तरह से मैनेज करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और कोई भी और बात, ये आप जो भी कहना चाहें, या आखिरी राउंड है, एक एक बार बात करके खत्म करेंगे। मैंने कल से अभी तक जो बात की है उसमें हर लोकसभा में कार्यकर्ताओं को ये भरोसा है कि हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। हो सकता है उनको लग ठीक रहा हो बात है, कि इससे मैं दूसरा वाला सहमत हार हूँ। रहा है, जी जी। तो ये चीज अभी उनको थोड़ा विश्वास में अच्छा रख रही डॉक्टर है, साहब, मजबूती से डॉक्टर रख साहब इतनी सीटें दे भी दी हैं, सबके बावजूद सपा को और कांग्रेस को, अब कांग्रेस को भी 3-4 सब दिखा रहे हैं, और सपा को सब 15 प्लस दिखा रहे हैं, 10-15 प्लस दिखा रहे हैं सब। तो इतनी सीटें दे भी दी हैं कि हर सीट वाला सोच सकता है कि हम तो जीत रहे हैं, 15 में से हम हैं। अगर 3 ही 4 दी होती तो शायद नहीं कर पाते ये बात। और जी ये बात पहले से भी है, जब वोटिंग हो रही थी तो भी 10-15 सीटें मैक्सिमम है जहां पे आप कह सकते हैं कि बीजेपी बढ़त में है, वो चुनाव जीत सकती है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी सीटें हैं वहां नेक टू नेक फाइट है। 30-35 सीटें ऐसी हैं जहां पे सीधे तौर पर बढ़त इंडिया अलायंस को दिखाई पड़ रही है। तो जहां पर नेक टू नेक फाइट है, ऑब्वियस है कि दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और आखिरी तक रहेंगे। ये एक चीज मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है, और इसलिए लोग वहां पर बैठेंगे भी और शाम तक वो लड़ेंगे भी। अब जो खेल हो रहा है, जो इनको लग रहा है कि अगर समर्थक नजदीक आएंगे तो वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए बैरिकेटिंग आप 150 मीटर तक कर दें, 100 मीटर तक कर दें,
और जो डीएम है उस पर दबाव, जैसे अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है कि ये जो एग्जिट पोल है वो नतीजे वो डीएम पर बहुत निर्भर करते हैं, लेकिन उसमें ये भी कहा कि जो लोगों का जो दबाव है वो देखा जाएगा, वो लोगों को समझ में आएगा। तो और इसके अलावा बलिया से जो सनातन पांडे हैं उनका वीडियो आपने भी देखा होगा। उन्होंने तो काफी समय पहले कह दिया था, क्योंकि विधानसभा में उनको हराया गया था। उन्होंने बिल्कुल ऐलानिया कह दिया कि डीएम साहब समझ लीजिएगा कि इस बार अगर गड़बड़ी हुई तो लाश या तो आपकी जाएगी या फिर मेरी जाएगी। और लगभग हर लोकसभा सीट पर यही स्थिति है, और मुझे लगता है कि ये हर प्रत्याशी को तय कर लेना चाहिए। अब इसमें कुछ बचा तो है नहीं, उसको ये लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, जूझने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत रास्ता अख्तियार करें, ये तो गांधी का देश है, अंबेडकर का देश है, भगत सिंह का देश है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, गलत नहीं किया है। तो वो मुझे लगता है कि अगर उस ढंग से वो मुस्तैद रहेंगे तो चीजें अभी भी बहुत दुरुस्त हैं। और हालात ये हैं, मैं एक और उद्घाटन कर दूं, फैजाबाद की सीट पर अवधेश प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। वो मिल्कीपुर विधानसभा से अभी विधायक है। वोटिंग के दिन के बाद ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता मिल्कीपुर विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि उपचुनाव होना है। तो बीजेपी के अंदर भी ये मालूम है, और मुझे लगता है कि ये जो एग्जिट पोल है वो भारतीय जनता पार्टी के निराश लोगों को उत्साहित करने के लिए भी है। और उनको लग रहा है कि आएगा तो मोदी ही, तो अब ठीक है, चलो भाई अपना ही नंबर बढ़वा लिया जाए। इसके लिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि यहां पर बीजेपी अंदर खाने भी बहुत टूटी हुई थी। हर सीट पर 2 से 3 गुट थे, और एक गुट दूसरे को चुनाव हरा रहा था। वो भी वो बड़ी भूमिका अदा कर रहा था, या फिर वो चुपचाप बैठा हुआ था, वो कोई मदद नहीं कर रहा था। ये चीज देखने में भी आई है। और इंडिया अलायंस के लिए पब्लिक लड़ रही थी। मैं मानता हूं कि अलायंस के पास संसाधन नहीं थे, उनके पास संगठन की भी कमी थी। वो ठीक तरह से अपने वोटर्स को भी नहीं लेकर के जा पा रहे थे, लेकिन बीजेपी का भी जो कार्यकर्ता था वो भी चुपचाप बैठा हुआ था। इस चुनाव में पहली बार ये देखा गया है, मुझे लगता है कि 1-2 दशक के बाद, कि जब बीजेपी का कार्यकर्ता वो भी नहीं खड़ा हो रहा है कि कोई वोटर आ रहा है तो उससे कहे कि वोट डालिए, वो भी चुपचाप बैठा हुआ था। ये एक बड़ी चीज थी जो ये बता रही थी कि इनमें कोई आशा नहीं है। कितना ठाकुर समाज है जिसने वोट ही नहीं डाला है, वैश्य समाज में भी टूटन थी, उसमें भी निराशा थी। ब्राह्मण कितना था ऐसा था जो रोजगार की बात कर रहा था, जो ये देख रहा था कि पूरा आपने बर्बाद कर दिया है इस समाज को। तो ये तमाम चीजें ऐसी थीं जो बीजेपी के खिलाफ जा रही थी। और इसलिए मैंने कहा कि एक भी ऐसा फैक्टर मुझे कोई बता दे, जितने भी सर्वेयर हैं, कि साहब इस वजह से बीजेपी को वोट पड़ा है। कोई भी ऐसा एक भी फैक्टर मुझे बता दे। जब फैक्टर नहीं है तो वोट कहां से आ रहा है, किस जाति का वोट आ रहा है, कहां से आ रहा है? ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बेहद बकवास किस्म का है, इस पर कोई भरोसा नहीं है। हाँ, एक निराशा जरूर है कि हो क्या गया, एक सबसे बड़ी टाइप का होता है ना। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा अगर 10 साल में किसी चीज का नुकसान हुआ है तो भरोसे का नुकसान हुआ है, और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बचा है जिस पर भरोसा किया जा सके कि हाँ फला ने कहा है तो सच कहा है। इस ये भरोसा जो है, मतलब ये तो वो भी नहीं कहते हैं, वो भी कहते हैं ठीक ही होगा, वो भी नहीं कहते हैं कि सच ही होगा। तो मतलब ये भरोसा कर पाना कि मीडिया कह रहा है तो चलो ठीक ही होगा। अब यार बहुत सिंपल सी बात है कि जो मीडिया 10 साल से एक ही चीज कर रहा है, एक ही रास्ते पे चल रहा है, उससे कैसे मान लिया जाए कि अचानक वो ईमानदार हो जाएगा। राकेश भाई, अंतिम में 2-3 मिनट में अपनी बात समेटिए, क्योंकि 1 घंटे की मैंने ये बातचीत सोची थी और जब बात होती है तो लंबी खिंचती चली ही जाती है। तो आखिरी में कुछ पॉइंट्स अगर बचे हों तो बिल्कुल कंक्लूजन से अशोक पहले भाई, का कंक्लूजन। बिल्कुल पहले तो एक नई अभी तत्काल की सूचना है, राजू भाई, शायद आपने अशोक जी उठाया था कि मैंने कहा था मतगणना के दिन एआरओ की टेबल तक पोलिंग काउंटिंग एजेंट को नहीं जाने दिया जाएगा। अजय माकन ने, कांग्रेस के जो नेता है, उन्होंने आपत्ति की थी। निर्वाचन आयोग को जब पहुंची शिकायत, तो अभी कपिल सिब्बल ने जानकारी दी है कि निर्वाचन आयोग इस पर सहमत हो गया है
कि एआरओ की टेबल तक वहीं तक अलाउ होते थे, वैसे भी पोलिंग हमेशा से। काउंटिंग एजेंट, हाँ काउंटिंग एजेंट अलाउ रहेंगे 4 जून को। तो ये आज की बड़ी जीत है रवि भाई, ये जितने लोगों ने आवाज उठाई इसको लेकर। हमने बातचीत केरल से शुरू की थी अशोक भाई, बस एक छोटा सा आंकड़ा, एक जानकारी। केरल में हर बार 1, 2, 3 सीटें बताते हैं ये एग्जिट पोल वाले, लेकिन एक संयोग जरूर है कि केरल में एक ही बार बीजेपी का एक विधायक चुना गया, ओ राजगोपाल। यद्यपि इस समय वे 80, 90, 95 साल के हैं शायद। लगातार तो एक नेमाम करके विधानसभा सीट थी, वहां से वे विधायक रहे 2016 से 21 तक, एकमात्र विधायक बीजेपी के। उसके बाद वे लगातार लोकसभा चुनाव लड़ते रहे, शशि थरूर से पिछली बार का 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, यद्यपि अच्छी टक्कर दी थी उन्होंने। उसके बाद वे राज्यसभा में रहे, मोदी की सरकार में मंत्री रहे, एक बार मध्य प्रदेश से भी राज्यसभा में रहे। अगर केरल में भी एग्जिट पोल में ये लोग 2-3 सीटें बीजेपी को दिखा रहे हैं, जहां वो एक से दूसरा विधायक नहीं जिता पाए पिछले 50 सालों में, तो इसके पीछे क्या खेल हो सकता है, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। अंतिम बात यह है कि जो राजू भाई ने कहा, जो रवि भाई ने कहा कि मुद्दे कौन से थे इस चुनाव में, मैं यही खत्म करना चाहता हूं। इस बार जनता के मुद्दों पर बहुत सालों बाद चुनाव हो रहा था। उस तरह के काल्पनिक और आस्था वाले, भावुकता वाले विषय नहीं थे। रोजगार, महंगाई और इस तरह की चीजें थी, महिलाओं के साथ न्याय। इन मुद्दों के बावजूद अगर जनादेश वैसा रहता है जैसा ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो फिर इस देश के लिए कुछ भी कहना ठीक नहीं है। देश के मतदाता का जो फैसला है उसे हम सबको भी स्वीकार करना होगा। अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि अगर ऐसा होता है तो देश की प्रतिक्रिया क्या होगी। कुछ संकेत में रविकांत जी ने संकेत छोड़ा है कि हम लोग गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी रास्ते से ही इसका प्रतिकार करना होगा। लेकिन देश किसी बड़े भंवर में फंसने वाला है अगर फैसला ऐसा ही रहने वाला है। ये अशोक भाई। तो बहुत ईमानदारी से कहूं तो कई बार हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। तो मैं उन सारे यूट्यूब चैनल्स और पत्रकार जितने हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे जैसा सोचते हैं, अगर उन सबको माइनस कर दूं कि चलो वो तो जानबूझकर वही देख रहे थे जो देखना चाहते थे, तो गोदी मीडिया चैनल्स जिनको कहते हैं हम लोग, जो मेन स्ट्रीम चैनल मान लीजिए कि हैं इस देश के, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है न्यूज चलाने के लिए, उनके चैनल्स पर भी इतना कुछ आया था पिछले दिनों में, पिछले 2 महीनों में, जिसमें बहुत साफ लग रहा था कि इस बार वो मुद्दे नहीं चल रहे हैं जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही है। गुप्ता जी को मैं बार-बार याद इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिए। मेरा दुख है, वरना मैं जाके देखना चाहता था कि और क्या-क्या कहा था। एक चीज तो राकेश भाई मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि राम मंदिर कोई बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में नहीं बन रहा है। ये उनका कहा हुआ शब्द था, या तो मैंने सुना है या तो मैंने पढ़ा है, और इस तरह की बात कई गोदी मीडिया ने की है। रहा सवाल हमारा, तो अहमद मुश्ताक का एक शेर पढ़ देता हूं और कार्यक्रम खत्म करता हूं। ये हम चारों लोगों की तरफ से शेर है और उनके लिए जवाब है जो पूछ रहे हैं आप क्या करेंगे। पता अब तक नहीं बदला हमारा, पता अब तक नहीं बदला हमारा, वही घर है वही कस्सा हमारा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।